सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान का जो इतिहास अपने कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सीईटी का दे रहे हो, पशु परिचर का दे रहे हो, सब एग्ज़ाम के लिए इक्वली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भले वो अधीनस्थ बोर्ड का हो या आरपीएससी का हो। आज अपने दोस्तों जो करने वाले हैं वो सांबर के चौहान या शाकंभरी के चौहान भी जिन्हें कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा कंप्लीट करेंगे, सांबर या शाकंभरी के चौहान। इसके बाद अपने जैसे दोस्तों जो जालोर के और रणथंभौर के चौहान, फिर जालोर के चौहान भी कंप्लीट करेंगे। आज अपने सांबर के चौहान पढ़ेंगे। इससे पहले अपने मेवाड़ का इतिहास पूरा कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, जब भी अपने कोई वंश पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। दोस्तों, जो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है ना, वो स्पालदक्स कहलाता था। तो और उसकी राजधानी क्या होती थी? अही छत्रपुर। ठीक है, अही छत्रपुर उसकी राजधानी होती थी। अब बात करें सबसे पहले अपने उत्पत्ति की, तो यहाँ पे दोस्तों जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है, क्या कि चंद्र बरदई मानता है, नैन सिंह और सूर्यमल मिश्र, ये तीनों क्या मानते हैं कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो जो महर्षि वशिष्ठ आते हैं उनके अग्निकुंड से हुई। अब आपसे एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में वो पूछता है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत में निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति यहाँ पे नहीं हुई। अब इन चारों में से एक हटा देगा, उसकी जगह वो दूसरा गुहिल वंश लगा देगा। देखो यहाँ पे प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है और चौहान, ये चार यहाँ पे अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद बात करें, इन्हें सूर्यवंशी या क्षत्रिय कौन मानता है? ये मानते हैं दोस्तों जो पृथ्वीराज विजय, जो जानक के द्वारा लिखी गई ये ग्रंथ है। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, ये सारी क्या है? ग्रंथ है। इसके अलावा जो ये इम्पोर्टेंट है, G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्हें क्या मानते हैं? ये मानते हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अब सबके यहाँ पे दोस्तों अलग अलग इसके बारे में मत है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्यवंशी क्षत्रिय किस किस ने माना है। अब अपने बात करते हैं विदेशी कौन मानता है। तो जो विदेशी हैं वो विदेश वाले ही मानेंगे, अंग्रेजी मान रहे हैं। कर्नल टोड, क्रुक और स्मिथ, ये तीनों क्या मानते हैं इनको? ये तीनों के तीनों यहाँ पे इनको विदेशी मानते हैं। कर्नल टोड की बात करें, स्मिथ की, क्रुक का, ये कहते हैं कि इनके जो रीति रिवाज और रस्म है ना, ये विदेशियों के समान है, तो इसलिए इन्हें विदेशी मानते हैं। अब जो बिजोलिया शिलालेख है, इसके आधार पर इन्हें ब्राह्मण कौन मानता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें होगी, उत्पत्ति की सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनका जो प्रमुख क्षेत्र आता है, जो हमने पहले जाना था, तो प्रमुख क्षेत्र इनका आता है स्पालदक्स, जिसे सांबर को पहले स्पालदक्स ही बोला जाता था। सांबर के झील के आसपास के क्षेत्र को स्पालदक्स बोलते थे। और इसकी जो राजधानी है ना, वो क्या हुआ करती थी? तो राजधानी यहाँ पे दोस्तों जो हुआ करती थी, अही छत्रपुर, जो नागौर बोलते हैं जिसे, अही छत्रपुर यहाँ पे इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो वर्तमान में नागौर कहलाता है। अब इसके बाद बात करें, इनका जो मूल पुरुष कौन आता है या सांबर झील का प्रवर्तक, तो वासुदेव आता है। चौहानों का मूल स्थान, ये वही बात है सेम जो भी मैंने आपको बताई, आसपास का क्षेत्र स्पालदक्स कहलाता था। और राजधानी आपको याद रखनी है कि अही छत्रपुर नागौर होती थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब बिजोलिया जो शिलालेख है, इसके अनुसार जो सांबर झील है उसका प्रवर्तक वासुदेव यहाँ पे चौहान था। और ये चौहानों का अगर आपसे मूल पुरुष एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो वासुदेव चौहान ही आएगा, वासुदेव चौहान ही आएगा। जब तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, तो कोई भी दोस्तों सिंगल यहाँ पे मुस्लिम शक्ति यहाँ पे भारत में प्रवेश नहीं कर पाई थी। हालांकि वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसको जीतना चाहते थे, लेकिन एंट्री नहीं कर पाई थी। इसको जानेंगे अपने लास्ट में। तो 551 ईस्वी के आसपास इसका वासुदेव का दोस्तों यहाँ पे समय माना जाता है, वासुदेव चौहान का। इसके बाद अगर अपने बात करें तो इसके अन्य वंशज आते हैं लगातार। पहले सामंत, 1817 ईस्वी के लगभग दोस्तों इसका समय आता है सामंत की, अगर अपने बात करें। और ये जो है सामंत, ये वंश, इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में ये पैदा हुआ था।
इसका समय मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद ये याद नहीं रखने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नृप, जयराज, विग्रहराज प्रथम आता है, चंद्रराज आता है, फिर इसके बाद ये गोपेंद्र राज आता है। फिर बात करें तो दुर्लभ राज, गुवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय, गुहेक द्वितीय, ये सारे आते हैं। और वाकपति राज आता है जो चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक था, और जिसने क्या है कि प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का यहाँ पे परिचय दिया। तो वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक। इसके बाद उत्तराधिकारी विंध्य राज आता है, फिर सिंह राज आता है। फिर इम्पोर्टेंट जो मेन तो अजय राज से पढ़ेंगे अपने, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है विग्रहराज द्वितीय। ध्यान रखना, विग्रहराज द्वितीय जो आपको याद रखना है, चौहानों का शक्तिशाली शासक था। हर्षनाथ अभिलेख में इसकी विजय का वर्णन मिलता है 973 ईस्वी के हर्षनाथ अभिलेख में। इसने जो युद्ध हुआ गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज से हुआ, जिसमें विग्रहराज द्वितीय की विजय होती है। और यहाँ पे दोस्तों जो मूलराज है, जो चालुक्य शासक, यहाँ पे हार जाता है। विग्रहराज द्वितीय की बात करें, फिर इसका उत्तराधिकारी दोस्तों दुर्लभ राज होता है। फिर गोविंद राज तृतीय आता है, गोविंद राज तृतीय। अब ये उपाधि कौन सी धारण करता है? इसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है, वेरीकट, शत्रु संहारक की उपाधि ये धारण करता है। तो ये एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना कि वेरीकट की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो गोविंद राज तृतीय के द्वारा। जानकारी की बात करें तो जानकारी उपाधि की कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक द्वारा लिखी गई। तो ये भी याद होना चाहिए आपको कि जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया या रचयिता कौन था उसका? तो जयानक आता है। अब यहाँ पे फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से यहाँ पे रोका। ठीक है, जो गजनी के शासक है, देखो आगे मोहम्मद गोरी भी आएगा, वो भी गजनी का ही है, अफगानिस्तान का। अब ये क्या है कि भारत उस समय सोने की चिड़िया था, तो उसको किसी न किसी लूट के और दिल्ली पे अधिकार करना चाहते थे। अब उससे पहले दोस्तों बात करें, वागपति राज द्वितीय मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को भी पराजित करता है, लेकिन इसकी उपाधि मेन है वो याद रखोगे। फिर इसके बाद दोस्तों जो आते हैं वीर्यराम चामुंडा राज, सिंह सिंहट, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, ये सारे दोस्तों इसके क्या आते हैं? उत्तराधिकारी आते हैं आगे, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेन बात करेंगे अपने दोस्तों जो अजमेर नगर बसाते हैं, अजमेर को बसाते हैं, जो वर्तमान अजमेर है, अजय राज की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1105 से 1133 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है अजय राज का। पृथ्वीराज विजय के अनुसार मुस्लिम सेना को दोस्तों ये परास्त करते हैं, अगर बात करें अजय राज की। और 11, ये डेट, ये सन याद रखना है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखोगे कि अजमेर नगर किसने बसाया? अजय राज ने। कब बसाया? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1113, 1113 ईस्वी में ये अजमेर नगर बसाते हैं। इसके अलावा ये तांबे व चांदी के सिक्के चलाते हैं, जिन्हें अजय प्रिय द्रंभ सिक्के भी बोलते हैं। क्या कहलाए? अजय प्रिय द्रंभ सिक्के। और इन सिक्कों पर इनकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। इन सिक्कों पर किसका नाम मिलता है? इनकी पत्नी आती है सोमल देवी, सोमल देवी का भी आपको इस पे नाम मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ये वही बात लिखी गई है, दिगंबरों व श्वेतांबरों को शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। जो दिगंबर और श्वेतांबर है, जैन धर्म से संबंधित है, उनके जो शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी यहाँ पे ये प्रदान करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अजय प्रिय द्रंभ सिक्के चलाते हैं, तो ये याद रखना कि इस पे इनकी पत्नी जो सोमल देवी है, इनका नाम भी मिलता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आते हैं दोस्तों, अर्णोराज आते हैं। अर्णोराज का यहाँ पे शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी तक रहता है। तुर्कों व मालवा के शासकों को ये परास्त करते हैं। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से ये खुद परास्त हो जाते हैं। ठीक है, अर्णोराज की अगर बात करें, अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो निर्माण कार्य एग्जाम में पूछा जाता है आपके बार बार कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया अजमेर में? तो अर्णोराज ने। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आना सागर झील है ना, इसके पास एक सुभाष उद्यान मिलता है जिसे दौलत बाग नाम कहा जाता है। ये जहांगीर बनवाता है, बारादरी का निर्माण करवाता है शाहजहां। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखोगे। तो आना सागर झील के पास, आना सागर तो अर्णोराज ने बनवाई, इसके पास ही सुभाष उद्यान है जो दौलत बाग कहलाता है जहांगीर ने, और बारादरी शाहजहां यहाँ पे बनवाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वराह मंदिर है पुष्कर में, ये कौन बनवाता है? अर्णोराज।
ठीक है। अर्णोराज के द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इनके पुत्र आते हैं अर्णोराज या अन्ना जी के पुत्र जगदेव, ये हत्या कर देते हैं दोस्तों, अपने पिता की ही हत्या कर देते हैं। तो ये कहलाता है दोस्तों जगदेव यहाँ पे पितृहंता शासक। अगर चौहानों में सबसे पहले पितृहंता शासक पूछते तो जगदेव कहलाता है। और इसका जो शासनकाल है ये 11 ज़्यादा नहीं रहता जगदेव का, 1155 से 1158 ईस्वी तक इसका शासनकाल यहाँ पे रहता है। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों, जो शासक आता है विग्रहराज चतुर्थ आता है 1158 से 1163 ईस्वी तक। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चौहानों का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है तो विग्रहराज चतुर्थ के समय को, चतुर्थ जरूर याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ के समय को चौहानों का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड। तोमरों को ये पराजित करते दिल्ली पर अधिकार करता है, और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, तो विग्रहराज यहाँ पे दोस्तों चतुर्थ का नाम आएगा, उसका नाम आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है। और इसके अलावा जो गजनी के खुशरूशाह को भी ये परास्त करता है। अब इसको बहुत सारी दोस्तों उपाधियां भी मिली, कवि बांधव, कट्टी बांधव। इसके अलावा ये हरिकेली नाटक के भी रचयिता हैं। उपाधि देखो, सबसे पहले कवि बांधव, कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जानक भट्ट के द्वारा यहाँ पे दोस्तों इसे कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। और विग्रहराज दोस्तों हरिकेली नाटक की रचना करते हैं जो कि है संस्कृत में। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई? तो ये बनवाई विग्रहराज चतुर्थ ने। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ये संस्कृत पाठशाला है इसको तुड़वाकर क्या बनवा दी जाती है, यहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवा दी जाती है। और उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी खुदवाई, जो यहाँ पे ये विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनाई, इस पे पंक्तियां भी यहाँ पे खुदवाई गई इनके द्वारा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इसको तुड़वाकर बनवा देता है 2.5 दिन का झोंपड़ा, यहाँ पे मस्जिद बनवा देता है। ठीक है। तो इसको मस्जिद बना देता है। और सूफी संत पंजाब शाह का उर्स का मेला भी यहाँ पे लगता है। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर बिसलपुर झील का भी यहाँ पे दोस्तों निर्माण करवाया। तो बिसलपुर झील का निर्माण पूछ ले किसके द्वारा करवाया गया, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, पूरा याद रखना। इसके अलावा बात करें दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, एकादशी के दिन पशु वध पर अंकुश लगाया। ठीक है। 11 के दिन यहाँ पे कोई भी पशु वध नहीं किया जाएगा या पशु बलि बुली नहीं दी जाएगी। और दिल्ली का एक शिवालिक स्तंभ लेख है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। दिल्ली का जो शिवालिक स्तंभ लेख है बहुत बार पूछा गया है, किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दोस्तों ये उत्कीर्ण करवाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके अलावा यहाँ पे इसके जो दरबारी विद्वान आते हैं ना दोस्तों, ये आते हैं यहाँ पे, सोमदेव आता है जो कि ललित विग्रहराज नाटक की रचना करता है। तो सोमदेव किसका दरबारी विद्वान था? तो ये था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का, एक ये याद रखोगे। और दूसरा एक दरबारी कवि आता है नरपति नाल, जो बिसल देव रासों की रचना करता है। तो ये भी विग्रहराज चतुर्थ के ही यहाँ पे दरबार में रहता है। अब इसके बाद अगर इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो दोस्तों अपार गांगे आता है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वितीय आता है। फिर इसका जो शासक है ना आगे बढ़ता है, इसका पृथ्वीराज चौहान का चाचा सोमेश्वर। अब द्वितीय है ना ये भी जो यामिनी वंश के खुसरू शाह मलिक को भी परास्त करता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। इसको परास्त करता है यामिनी वंश के खुसरू शाह को परास्त करता है, खुसरू शाह को परास्त किया। इसके अलावा अब इसका जो चाचा सोमेश्वर है ये कलचूरी राजकुमारी कर्पूरी देवी से दोस्तों विवाह करता है। अब यही दोस्तों जो माता होती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो प्रतापी शासक हैं इनकी। अब इनसे इनके 2 पुत्र होते हैं, एक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक जिसको इतिहास में सबसे ज़्यादा अपने पढ़ते हैं, एक आता है हरिराज।
अब हरिराज तो क्या करता है कि 1194 में जब ऐबक अजमेर दुर्ग घेरता है तो जलकर अपनी ये लीला समाप्त कर लेता है। और इसके अलावा जो हरिराज है ये कोंकण के मल्लिकार्जुन को भी परास्त करता है। अब यहाँ पे जो अ, विग्रहराज चतुर्थ आएगा, ये अपने पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनाकर मूर्ति कला को भी प्रोत्साहन देता है। अगर आपने उससे पहले विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो, अभी अपने विग्रहराज चतुर्थ की बात कर रहे थे, तो ये अपने पिता की और स्वयं की मूर्ति बनाकर मूर्ति कला को भी प्रोत्साहन देता है। तो इसके विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब अपने बात करेंगे जो महान शासक आते हैं भारत के, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके बाद से दोस्तों जो भारत है उसमें मुगल सत्ता स्थापित हो जाएगी 1177 से 1192 ईस्वी। ठीक है, मतलब तुर्क यहाँ पे एंट्री कर गए थे इस टाइम। अब 1177 से 1192 ईस्वी का समय इनका शासनकाल रहता है। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध है वो पृथ्वीराज तृतीय, जो कि मात्र 11 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में यहाँ पे दोस्तों शासक बन जाते हैं। फिर वो कौन से शासक हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके पिता आते हैं सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी आती है जो इनकी संरक्षिका होती है क्योंकि उम्र इनकी इस टाइम कम थी। इनकी पत्नी आती है संयोगिता, इसके बारे में भी आपके बताएंगे आपको। अब इससे पहले दोस्तों युद्ध इनके इम्पोर्टेंट कौन कौन से आते हैं? 1182 में सबसे पहले ये सतलज के बंडानकों को परास्त करते हैं या उनका दमन करते हैं। उपाधि की बात करें तो दोस्तों राय पिथौरा की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दल पंगुल, जिसका मतलब होता है कि विश्व विजेता, ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो ये उपाधि भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा धारण की जाती है। 1182 ईस्वी में दोस्तों सतलज प्रदेश के बंडानकों को परास्त किया या उनका दमन किया, अगर आपसे पूछ ले कब किया गया 1182 ईस्वी में, तो ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा किया गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा यहाँ पे इनका दमन किया जाता है। अब पहले होता है दोस्तों महोबा का युद्ध। अब महोबा का युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महोबा के चंदेल शासक आते हैं परमर्दी देव चंदेल। इनके बहुत ही दोस्तों यहाँ पे शक्तिशाली सेनापति होते हैं आला और उद्दल। ठीक है, तो आला उद्दल का संबंध महोबा के युद्ध से, ये बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। जीत यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की ही होती है, परमर्दी देव जो चंदेल शासक है वो यहाँ पे हार जाता है। अब इसके अलावा ये कन्नौज के गहड़ावाल शासक जयचंद को भी परास्त करते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता। ठीक है, इससे पहले ना दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये पढ़ लेते हैं क्योंकि पहले ये घटना आती है। इससे पहले 1186 से 91 तक है ना बहुत बार है ना ये गौरी को हरा चुका था। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये गौरी को बहुत बार यहाँ पे बार बार में परास्त कर चुके थे 1186 से 91 के मध्य। तो पहले तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तो ये याद रखना है। मोहम्मद गौरी होता है जो अफगानिस्तान, ठीक है, ये तबर हिंद बठिंडा पे अधिकार कर लेता है। इस पे पहले चौहान शासक का ही अधिकार होता है तबर हिंद बठिंडा पे भी, लेकिन यहाँ पे ये अधिकार कर लेता है मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पे ये बढ़ता है तराइन की ओर। तराइन जगह है भारत में ही। अब यहाँ पे युद्ध होता है। अब यहाँ पे इसके जो सेनापति आता है चामुंडा राय, गोविंद राज तोमर, ये प्रमुख यहाँ पे। इसके अलावा जो तराइन का प्रथम युद्ध में, इसमें दोस्तों यहाँ पे जो जयचंद है ये भी इसके साथ ही था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। ठीक है, तो ये छापामार युद्ध पद्धति में भी निपुण थे और भी बहुत शक्तिशाली शासक था और बहुत बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को यहाँ पे हराया। बस गलती ये कर दी कि यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी है उसको छोड़ दिया। ठीक है, ना उसे कैद किया, उसको वापस जाने दिया। लेकिन अब इसके बाद क्या घटना होती है? इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो कन्नौज के शासक आते हैं जयचंद, इसकी पुत्री संयोगिता को दोस्तों यहाँ पे क्या है कि स्वयंवर के समय अपहरण करके इनसे विवाह कर लेते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे जयचंद इनसे नाराज हो जाता है। अब ये अपने सारे राज वहाँ पे मोहम्मद गौरी के पास खोल देता है। ठीक है, कि किस प्रकार से ये युद्ध में हारा था। तो गौरी वापिस आता है 1192 में। फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तो यही पृथ्वीराज चौहान की हार का यहाँ पे कारण बनता है। तो
भारत में तुर्की शासन की यहाँ पे नींव 1192 ईस्वी में पड़ जाती है। कब? 1192 ईस्वी में इसकी नींव पड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये मोहम्मद गौरी को है ना बंदी भी, मोहम्मद गौरी सॉरी पृथ्वीराज चौहान है, इनको बंदी बना लेता है और रखता कहाँ पे है, बंदी बना लेता है और वहीं जो अगर गजनी की बात करें तो वहीं ले जाता है, तो जेल में रखता है और बहुत सारी इन्हें डेली यातनाएं भी देता है और इनकी आंखें भी फोड़ देता है, दोनों के दोनों गर्म सरिये डाल के इनकी आंखें भी फोड़ देता है। अब ये फिर भी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ना दोस्तों, ये शब्द भेदी बाण भी चलाते थे। तो इनका जो दरबारी आता है चंद्रबरदई, ये भी उनके साथ ही था। तब उनको कोई चैलेंज किया गया, ठीक है, तो गौरी भी मान गया, एक्सेप्ट कर गया कि ये कैसे कैसे मार सकता है मेरे को। तो एक दोहा बोलता है चंद्रबरदई, कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना कहते ही पूरा हिसाब किताब, 4 बांस 24 गज दूरी पर सुल्तान बैठा है लगा के, पृथ्वीराज चौहान अपना तीर चलाते हैं और वो मोहम्मद गौरी की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अगर अपने बात करें दोस्तों प्रमुख दरबारी की, तो चंद्र बरदई आता है जो पृथ्वीराज रासो लिखता है, जयानक आता है जो पृथ्वीराज विजय लिखता है। रासो विजय दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। जो रासो होते हैं जो इसमें जो शासक की वीरता के बारे में दर्शाया जाता है। इसके अलावा वागीश्वर, जनार्दन, आशादर, ये प्रमुख इसके दरबारी आते हैं, किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, पूछ ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया, ठीक है, ये भी याद रखोगे आप। तो इसके साथ ही दोस्तों जो आपका चौहान वंश है, सांबर या शकंबरी के चौहान यहाँ पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने रणथंबोर के चौहान करेंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।